करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार एमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज आप जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के खास सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ गुरु। तो आज हमारे सेगमेंट के हेल्थ गुरु है डॉक्टर विजय चोरिया सर, जो कि है ईयर, नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट। आज हम ईयर, नोज और थ्रोट की जितने भी समस्याएं रहती हैं और कैसे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं अपने जीवन में, आज हम उनसे जानेंगे। वेलकम टू द न्यूज रूम सर। नमस्कार सर, सबसे पहले कॉमन चीज से स्टार्ट करते हैं, पानी को लेकर के। हम देखते हैं कि सर पानी उबला हुआ भी लोग पीते हैं, मिनरल वाटर भी पीते हैं। वहीं ये भी देखते हैं कि मिनरल वाटर, उबला हुआ पानी और अल्कलाइन वाटर सेलिब्रिटीज यूज कर सकते हैं। तो सर कौन सा पानी ज्यादा सेहतमंद है? बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती। जैसे उबला हुआ पानी आइडियल है, सबसे बढ़िया है जी सर। लेकिन इतना पानी उबालना और रेगुलर यूज़ करना हर किसी का पॉसिबल नहीं होता। तो ये बहुत ही आइडियल चीज़ है पर बहुत कम इसका यूज़ होता है। जी सर। ज़्यादातर अधिकतर यूज़ होता है आजकल बॉटल वाटर या जो मिनरल वाटर है उनका यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन पानी के लिए आपके घर में जो या तो एक्वागार्ड होता है या आरओ लगा रहता है, तो वो आरओ और एक्वागार्ड का प्रॉपर मेंटेनेंस रहे और जब भी टंकियाँ वगैरह हो उनकी सफाई होती रहे। और अगर आपको लगता है कि पानी कुछ भी ऐसा कभी किसी दिन गड़बड़ होता है तो उसको उस दिन प्रतिदिन अपन उस दिन के लिए अपन बॉईल कर सकते हैं। जी सर। और बाहर जब घर से बाहर रहते हैं अपन, तो जो भी ऐसे होटल, ठेला या इस टाइप की जगह होती है वहाँ पर अपने को पानी नहीं पीना चाहिए, टंकी का या ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। जहाँ भी अपने को डाउटफुल लगे पानी नहीं पीना चाहिए और मिनरल वाटर या बॉटल्ड वाटर में स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जो पानी होता है उसमें जो हमारे इंदौर में इन पर्टिकुलर खासकर अमीबायासिस और जियार्डियासिस नाम के दो पेट के इन्फेक्शन होते हैं। जी सर। तो जियार्डियासिस और अमीबायासिस, और उन दोनों का पेट की तक समस्या से भी होता है और उसका रिलेशन आपके एसिडिटी या रिफ्लेक्स से, एसिड रिफ्लेक्स से होता है जो कि गले तक पहुंचता है। जी सर। और गले में भी अगर पेट की तंदुरुस्ती नहीं रहती है तो गले की समस्याएं भी होती रहती है। सर पानी के साथ साथ हम देखते हैं कि मसालों और लाल मिर्च का भी अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे भी एसिडिटी रिफ्लक्स होता है। तो सर हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, मिर्ची का उपयोग एकदम एक्सेस नहीं करना चाहिए। मीडियम इतना स्पाइस, जस्ट टेस्ट डेवलप करने के हिसाब से अगर हम मिर्ची का इस्तेमाल करें और जो आपको सहन कर सकते हैं, जिससे आपको एकदम ज़्यादा पेट में एसिडिटी नहीं, उतना लेवल तक ही एसिडिटी खाना चाहिए। लेकिन अगर सपोज़ आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो जो एसिडिटी रोकने की दवाएं होती है, पीपीआई, जो रिफ्लक्स को, एसिड को जो रोकती है, वो पीपीआई हम खाने के आधे 1 घंटे पहले ले सकते हैं उसको। जी सर। हम देखते हैं कि स्मोकिंग की जब बात आती है या अल्कोहल इनटेक की बात आती है तो ज़्यादा लीवर, लंग्स और इन सारे ऑर्गन्स का हम ध्यान देते हैं, वहीं हम वॉइस और थ्रोट को सर हम भूल जाते हैं। तो सर कितना इफेक्ट करता है वो हमारे थ्रोट को? देखिए, थ्रोट में 2 चीज़ें हैं मेनली जो आपके वॉइस से रिलेटेड अगर हम समझें तो पहले एक होता है एसिड का रिफ्लक्स, पेट से आता है, वो वॉइस को बहुत डैमेज करता है, गले को भी डिस्टर्ब करता है पूरा। और दूसरा होता है नोज़ और साइनस के इन्फेक्शंस जो गले में कफ के रूप में या बलगम के रूप में या पोस्ट नेजल ड्रिप के रूप में गले में टपकता रहता है। जी सर। तो हमें जो भी सर्दी खांसी अगर वगैरह होती है और 1-2 दिन में ठीक नहीं होती है तो हमें उसका प्रॉपर इलाज ENT के डॉक्टर द्वारा करना चाहिए। हम अक्सर ऐसे डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं जो उसके लिए सक्षम नहीं होते, योग्य नहीं होते। और कई बार नाक के अंदर ऐसी बीमारी रहती है, स्ट्रक्चरल या क्रॉनिक या रिकरेंट कंडीशंस होती है, तो उसके लिए अगर अच्छा स्पेसिफिक इलाज लेंगे विशेषज्ञ के लिए तो अपना गला भी अच्छा रहेगा। और एसिड के लिए प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जो चीज़ होती है कि ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाएं, ज़्यादा भूखे नहीं रहें, दिन में 3 बार खाना खाएं, खाना खाने के बाद 2 घंटे तक लेटे नहीं, और साफ़ सफाई का पानी का, और इनका जैसे बाहर जाते हैं तो ऐसे जो सलाद वगैरह है वो ऐसा उन चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। जो साफ़ सुथरा सलाद, जैसे प्याज और ये चीज़ कई जगह होटल्स में हमको साफ़ सुथरी मिलती नहीं है, तो वो खाने से हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक और कॉमन इंडिया में कंडीशन है वो दांतों का सड़न, तो डेंटल कैरीज जो होती है उसकी वजह से भी हमारे मुंह और गले को प्रॉब्लम्स होती है। बिसाइड्स टॉन्सिल्स, तो आप सभी को मालूम है कि टॉन्सिल्स की रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। तो हमें करीब करीब ये जो संक्रमण होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए
अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6 फीट दूरी बनाए रखना चाहिए खांसते और चीखते लोगों से। जी सर। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 3 फीट का दूरी तो हमको बनाना चाहिए। और यदि इन्फेक्शन 1-2 दिन में 3 दिन ठीक नहीं होता तो विशेषज्ञ के उपचार लेके उसको ठीक कर लें ताकि वो क्रॉनिक और रिकरेंट में नहीं बने। जी सर। सर आपने टॉन्सिल्स का बताया, तो सर टॉन्सिल्स सर्दी में भी नॉर्मली हो जाता है, तो सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सर्दी की कंडीशन में कोल्ड टेम्परेचर में वायरल इन्फेक्शंस आर कॉमन। तो हमारे जो संक्रमण होते हैं, चाहे नाक की कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कोराइजा जिसको बोलते हैं, या फिर गले की इन्फेक्शन है, तो कई बार क्या होता है कि वो वायरल इन्फेक्शन होता है गले का या नाक का, जिसमें टॉन्सिल एक्यूट वायरल होता है बीमारी। जी सर। लेकिन फिर बाद में जब क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम होता है बॉडी का, और अगर हम थोड़ा लापरवाही बरतते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रेस्ट करना और विटामिन सी का अधिक सेवन करना, और जो सिम्टोमेटिक इलाज करना, तो सर्दी की गोली लेना या बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल या क्रॉनिक ऐसी दर्द के लिए डायनापार वगैरह गोली लेना। तो लेकिन अगर ये हम इसको वायरल इन्फेक्शन को 1-2 दिन में अगर हैंडल कर लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देते हैं गले में तो या तो टॉन्सिल में पस पॉइंट बन जाते हैं, मेम्ब्रेन बन जाती है, या साइज़ बढ़ जाती है। तो वो सब करने के लिए आपको फिर स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। 5 से 7 दिन या 10 दिन का कोर्स पूरा प्रॉपर लेना चाहिए, और उसमें उपयुक्त दवा होना चाहिए, और उसका डोज सही होना चाहिए। जी सर। ठीक है। थ्रोट क्लियरिंग का रहता है सर कि लोग रेगुलर थ्रोट क्लियरिंग करते रहते हैं, तो उस थ्रोट क्लियरिंग के लिए क्या चीज़ें होती है? देखिए, थ्रोट क्लियरिंग क्या होता है कि यदि आपको नाक में से साइनस के जब संक्रमण रहता है, जो चाहे क्रॉनिक हो, सब एक्यूट हो या एक्यूट कोई भी स्टेज हो, अगर वो बार बार गले में एक्सेस गले में टपकता तो गले में जो हमारी कैपेसिटी होती है इसको सोलो करने की, वो उतनी नहीं रहती है। तो उस कारण से वो बार बार आपको ऐसा करके थ्रोट को क्लियर करना पड़ता है सिक्रीशन। नॉर्मल प्रोसेस में भी ये सब सिक्रीशन होता है, पर वो इतना कम होता है कि वो अपनी स्वेलिंग प्रोसेस से ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, क्योंकि स्वेलिंग की प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। हमारा जो मुंह में सलाइवा होता है वो भी अंदर जाता रहता है, तो उससे भी स्वेलिंग होती है। पर एक्सेस अगर सलाइवेशन है या एक्सेस साइनस का इन्फेक्शन है, गले में सिक्रीशन ज़्यादा है, या फिर एसिड के रिफ्लक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केसेस में ये थ्रोट क्लियरिंग की सिम्टम होती है। और इसका मतलब है कि आपको स्पेसिफिक प्रॉपर इलाज ENT विशेषज्ञ के द्वारा लेना चाहिए, ताकि ये आवाज़ को डैमेज नहीं करे। थ्रोट क्लियरिंग जो है वो वोकल कॉर्ड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए डैमेज को बढ़ाता है, इसलिए वो थ्रोट क्लियरिंग नीड्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जी सर। गार्गल को लेकर के सर नॉर्म्स होते हैं कि अब ये प्रॉब्लम है तभी आपको गार्गल लेना चाहिए, तो सर कब और कैसी प्रॉब्लम में हमें गार्गल लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और ज़्यादा? देखिए, अगर ऐसी टॉन्सिल का ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें उसकी सोजन ज़्यादा आ गई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, रेड है, साइज़ बढ़ गई है, मतलब गले में सोजन ईडिमा ज़्यादा हो गया है, उन परिस्थितियों में अगर आप हॉट सलाइन गार्गल करते हैं, प्रॉपरली नमक का कंसंट्रेशन डालते हैं और करते हैं, तो वो उसमें गले में सोजन कम करती है। जी सर। परंतु गार्गल का उपयोग इन जनरल किसी भी चीज़ के लिए करना, जैसे सोर थ्रोट हो गया या ऐसा साइनस हो गया, उसके लिए करना उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा, कई बार सर्दी खांसी और गले के इन्फेक्शन के साथ आवाज़ की प्रॉब्लम भी होती है, आवाज़ हमारी हार्श हो जाती है या होर्सनेस हो जाती है। जी सर। तो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी गार्गलिंग नहीं करना चाहिए। सब लोग एडवाइस करते हैं गार्गल, तो गार्गल शुड ओनली बी डन व्हेन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है या गले में सोजन है या इन्फेक्शन है, और आप श्योर है कि इससे करने से मुझे और करना चाहिए, तो गार्गल करना चाहिए 2 या 3 मिनट से करना चाहिए नमक के पानी के से। कभी कभी हम टॉन्सिल के इन्फेक्शन में पस में अगर मेम्ब्रेन रहती है तो हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी गार्गल करते हैं, या फिर बीटाडीन एंटीसेप्टिक जो भी गार्गल होते हैं, हेक्सिटीन वगैरह, रेक्सिटीन, वो दवा से कुल्ला करते हैं। वो दवा का एडवांटेज ये कि जैसे बीटाडीन दवा है, उसको 2.5 ml दवा लेके 2.5 ml वाटर लेके उसको 3 मिनट तक कुल्ला करना पड़ता है, तब जाके वो कुल्ले की दवा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अपना प्रॉपरली देती है। और आवाज़ जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है उनको गार्गल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सर, बढ़ते ईयर की तरफ हम देखते हैं सर आजकल एक्सेसिव यूज़ ऑफ ईयरफोन्स हो रहे हैं, सर वो कितना हार्मफुल है आपके ईयर के लिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ईयरफोन्स? देखिए, अगर ईयरफोन या बर्ड्स, अगर आप या ईयर प्लग्स वॉट एवर यू कॉल देम, बर्ड्स कॉमन टर्म, तो अगर आप 8-8 घंटे या 10-10 घंटे उसका यूज़ करते हैं और वॉल्यूम हाई रखते हैं, तो चूँकि आपका हाई वॉल्यूम इंटेंसिटी डायरेक्ट ईयर के बिल्कुल क्लोजली जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ईयर को डैमेज करने का रिस्क बढ़ जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हियरिंग की थ्रेशोल्ड्स हैं वो 85 डेसिबल फॉर 8 आवर 5 डेज इन ए वीक, ये ऑप्टिमल लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आप साउंड का यूज़ करते हैं, चाहे वो डिस्को में हो, चाहे ट्रैफिक में हो, हॉर्न में हो, या मंदिर में घंटियाँ लंबी आरती होती है, या एरोप्लेन हवाई जहाज़ की आवाज़ है, या कुआं खोदने की मशीन का अन्य प्रकार की आवाज़ होती है, तो अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होती है तो वो कानों को डैमेज करती है, उसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब करती है, हेयर सेल जो होते हैं जो सुनने में प्रयुक्त होते हैं उसका नुकसान करती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आए कि जिसमें कान में आवाज़ आने लग जाए, या कान में एकदम नमनेस आ जाए, या भारीपन हो जाए, तब आपको कान का हियरिंग टेस्ट या ऑडियोलॉजिकल टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हाई फ्रीक्वेंसी लॉस तो नहीं हो रहा कान को। जी सर। और अगर इसके जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम आता है तो डॉक्टर ENT के डॉक्टर से ज़रूर इस पर सलाह मशवरा करना चाहिए। सर, ईयर वैक्स को लेकर के बहुत दिक्कतें होती है, लोग अपना ईयर वैक्स ईयरबड से निकालने लगते हैं। सर, ईयरबड से क्या हमें अपना कान साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, नॉर्मल जो वैक्स होता है वो कान के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह सिक्रीशन होता है एक्सटर्नल ईयर कैनाल में, आउटर 1/3 में, तो वो लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉप के फॉर्म में होता है, और उसमें कैनाल और अंदर पर्दे की जो डेड स्किन आती है वो आ जाती है, और बाहर से डस्ट आता है, तीनों चीज़ मिलके उसको वैक्स कहते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में तो ये क्या है कि आपकी माइग्रेशन की प्रोसेस होती है बॉडी की, वो बाहर आता है। तो हमें जब रोज़ क्या करना चाहिए वो कि रोज़ नहाते वक्त अच्छे से कान को वॉश करना चाहिए प्रॉपर, और उसको ड्राई, उसको पोंछ लेना चाहिए, ये नॉर्मल रूल। लेकिन यदि सपोज़ किसी को वैक्स इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, और आपने ईयरबड यूज़ किए, तो वो वैक्स आप उसको ईयरबड से पुश कर देंगे उसको, तो ईयरबड जब तक ENT का डॉक्टर स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए नहीं बोले, ईयरबड का रेगुलर यूज़ शुड बी अवॉइडेड। इट शुड। दूसरा, ईयरबड से एक और प्रॉब्लम होता है कि ये बार बार अगर आप हैबिचुअल हो जाता है तो आपकी कान की स्किन को डैमेज करता है। वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं हर जगह बॉडी में, जैसे नाक के अंदर हो या बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसको अगर डैमेज करता है, स्किन को नुकसान करता है, रगड़ लगती है, तो वो बैक्टीरिया जो वहाँ मौजूद रहते हैं वही वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, इसलिए फिर कान दर्द होना या फुंसी होना या एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी चीज़ कॉमन होती है। तो ईयरबड तो बहुत, अगर किसी को वेट वैक्स होता है, गीला वैक्स होता है जो कि तकलीफ देता है, तो हम सलाह दे सकते हैं कि उसको ईयरबड को प्रॉपर एक जो लिमिट है उसकी, जो एक्सटर्नल ईयर की कैनाल की जो लेंथ होती है वो 2.3 to 2.7 सेंटीमीटर रहती है, तो अब आउटर 1/3 में रहती है, तो उतना ही उससे अंदर क्लीन करना चाहिए, इससे ज़्यादा ईयर। और उसको ईयरबड को यूज़ करने के पहले कान में टॉर्च डाल के आपको देख लेना चाहिए कि कान में आपके वैक्स तो इकट्ठा नहीं है बहुत ज़्यादा, प्लग तो नहीं वैक्स के फॉर्म। अगर ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको ब्लॉक दिखता है तब आपको ईयरबड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईयर वैक्स अगर कलेक्टेड है तो वो ENT डॉक्टर के द्वारा ही प्रोब द्वारा, जॉनसन हॉर्न प्रोब होता है, उसके द्वारा वो अपनी प्रॉपर लाइट डाल के विजन में डायरेक्ट निकालते हैं, तभी निकल सकता है। सर, सर्दी में कान दर्द होता है हमें, जिसके लिए सर हम कोई दवाई स्पेशली नहीं लेते, बस जो सर्दी की दवाई रहती है वो हम खा लेते हैं सर। तो ऐसा कौन सा चीज़ है कि वो सर्दी में जो हमारा कान दर्द हो रहा है वो ठीक हो सके? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि नाक और कान का कनेक्शन रहता है। जी सर। एक नली होती है यूस्टेशन ट्यूब, वो नली नाक के पीछे से शुरू होकर कान में, बीच के कान में अंदर जाती है पर्दे के पीछे। तो यदि आपने नाक में और साइनस में इन्फेक्शन है, कोल्ड है, एलर्जी है नाक की, तो उन परिस्थितियों में वो नली का काम डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर जोर से नाक साफ करने में, जैसे इंडियन स्टाइल है कि हम जोर से नाक साफ करते हैं, वो गलत है। रोज अगर आपको नाक साफ करना है तो जेंटली 1 at a टाइम करना चाहिए और बहुत फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। और अगर आपने जेंटली किया तो यहाँ का इन्फेक्शन नहीं पहुँचेगा। लेकिन जोर से नाक साफ करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जोर से नाक साफ करते हैं या नाक को नोज़ को ब्लो कर लेते हैं, तो उससे यहाँ का इन्फेक्शन साइनस का या नोज़ का जो रहता है या नाक या नाक के पीछे का, वो जाके उस नली के द्वारा कान में पहुँच जाता है। और एक बार अगर वो कान का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर बन जाता है या इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाता है, दोनों चीज़, या तो नेगेटिव प्रेशर और नली का काम डिस्टर्ब हो जाता है, एलर्जी है, अन्य कारणों से या फिर इन्फेक्शन की वजह से कान में तकलीफ हो जाती है। तो ये कान के इन्फेक्शन को उस समय ट्रीट करना चाहिए साइनस के साथ में 7 to 10 डेज आप प्रॉपर, सिर्फ सर्दी की दवा नहीं होती, उसके साथ एंटीबैक्टीरियल कोर्स भी लेना पड़ता है, तब जाके वो आपकी यूस्टेशन नली का फंक्शन सही होगा प्रॉपर। सर, कभी हम रात में जैसे सोते हैं और फिर सुबह उठ के देखते हैं देयर इज समथिंग फ्लूइड इन आवर ईयर्स, तो हम उस फ्लूइड, सर वो क्या है? इज़ अ पॉजिटिव टर्म और पॉजिटिव थिंग है कि हाँ वो निकल रहा है, या फिर हमें फिर पहुंचना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास?
कई बार आपको कुछ लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, माउथ ब्रीदिंग होती है या नाक से डिफ़िकल्ट रहती है। जी सर। तो उन सिचुएशन में कई बार जो लिक्विड यहाँ मुंह से या ऐसे वो जाके कान में जा सकता है, या फिर जो कान के अंदर वैक्स होता है सिक्रेशन का, उसका कई बार आभास हो जाता है अपने को कि यार मेरे कान में गीलापन लग रहा है। जी सर। पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो लिक्विड वहाँ पे एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस आपको जेंटली उसको कपड़े से क्लीन करना है। वो ओनली यदि आपके कान में से पर्दा फट के यदि पस आ रहा है या इन्फेक्शन आ रहा है, कान के पर्दे में छेद है आपको और उसके साथ सर्दी हो रही है, तब आपके कान में लिक्विड आ सकता है। तो अगर लिक्विड आ रहा है तो आप ईयर ड्रम का एग्जामिन करेंगे, तो कान में अगर जो नॉर्मल ईयर ड्रम आपकी जो सफ़ेद चमकीली होती है वाइट, अगर वो आपको दिख जाती है टॉर्च डालने से, तो इसका मतलब है कि कोई डरने की बात नहीं है। पर यदि आपके कान के पर्दे में छेद है या आपको सर्दी हो रही है या आपके कान में किसी भी वजह से पानी चला जाता है, तो उस केस में ये गीलापन कान में लगता है। और गीलापन जब भी होता है तो आपको डॉक्टर ENT से इलाज लेना पड़ता है। लेकिन कभी भी भूल के कान में तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तेल से बारिश की सीजन में खासकर तेल में मॉइस्चर भी मौजूद रहती है और उसके कारण फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए आपको तेल का प्रयोग वही सर, जब हम छोटे में देखते थे कि बच्चों की जब मालिश होती है तो कान नाक सब जगह तेल डाल दिया जाता है। नहीं, एक्सेस, इवन आपको मैं बताता हूँ, इवन बालों में भी जो तेल लगाने की आदत है हमारी, वो गलत है। आपको अगर तेल लगाना है बालों में तो नहाने से 1 घंटे पहले आप बाल में हल्का सा मसाज कर लें। लगाने से, बालों में लगाने से तेल का कुछ भी हेयर ग्रोथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वो तेल का मतलब होता है कि सिर की मसाज कर लें और उसके बाद शैम्पू वगैरह से बाल धो लें, और उसके बाद दिन भर तेल लगा के रखना नहीं चाहिए। तेल लगाने से आपकी दिन भर सब बिस्तर, तकिए, दीवारें ये भी गंदी होती है। फिर एटमॉस्फेयर में धूल रहती है, बहुत इंदौर में बहुत धूल है, वो धूल भी आपके बालों में और उसमें जमती है। तो तेल का उपयोग भी बहुत लिमिटेड बॉडी पे करना चाहिए, चाहे वो चमड़ी पे भी लगाना हो तो हल्का सा लगाना चाहिए। एक्सेस तेल लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, वो पुरानी गलत आदत है। जी सर। और कुछ बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं वो हमें बदलना रहे हो। कान में तो हरगिज़ किसी भी कंडीशन में तेल नहीं डालना चाहिए। हाँ, यदि आपके कान में कोई ऐसा कीड़ा घुस गया और कोई ऐसा अचानक आपको लग गया कि श्योर है कि कीड़ा घुस गया, तो उस कीड़ा मारने के लिए बस एक कंडीशन है जिसमें कान में तेल डाला जा सकता है, वो कीड़ा मारने के लिए जी। या फिर आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाएं या फिर डॉक्टर का वेट कर रहे हैं तब वो कर सकते हैं। अदरवाइज तेल का उपयोग कान में वर्जित है, बिल्कुल भी। जी सर, तो बिल्कुल भी तेल अपने कान में नहीं डालना है या कहीं भी यूज नहीं करना है। हाँ, ना डालना है, किसी में नहीं करना। मैं इस बात के लिए जरूर बोलता हूँ, एक बार हर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ये कंडीशन है जिसमें आप अपनी माँ का कहना नहीं मान सकते हैं क्योंकि अक्सर माँ या दादी माँ आपको वो सलाह देती है कि तेल डाल देना चाहिए। तो मेरे पेशेंट को हर बार मैं बोलता हूँ यहाँ पे माँ या दादी माँ का कहना बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। जी, तो सिर्फ एक बार माँ का कहना नहीं मानना है, कान में तेल नहीं डालना है। सर, बढ़ते हैं नोज़ की तरफ। तो सर, हम देखते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी सर नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, तो सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, नोज़ का फंक्शन है एयर कंडीशनर की तरह बॉडी में कार्य करता है। तो अगर हमारे शरीर में जो भी गर्म हवा आती है अंदर नाक के अंदर, वो फेफड़ों तक पहुंचाते तो उसको ये कूलिंग करता है और उसमें मॉइस्चर देता है। साइनस में हमारे रेगुलर जो साइनस होते हैं, नाक के आसपास एयर फिल्ड कैविटीज़ होती है, उसमें लिक्विड सिक्रीशन होता है। वो फ्लूइड जो है हमारा साइनस नाक में भी आता है बाहर, नाक को गीला रखता है, गले में भी उसको जो एयर जाती है गले के थ्रू उसको भी ह्यूमिडिफाई करता है। तो ये एयर कंडीशनर का फंक्शन है। तो कभी कभी ये नाक के इन्फेक्शंस की वजह से या एक्सेस ड्राइनेस की वजह से कभी एक नोज़ में प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस की वो होती है, या कभी कभी बच्चों में या कुछ लोगों में नाक के आगे के हिस्से से, सेप्टम से, जो जिसको बोलते हैं दो नाक को लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने वाला दीवार जो होती है नाक के अंदर, जिसको सेप्टम बोलते हैं, टेढ़ी नाक की हड्डी बोलते हैं, उसमें कई बार एंटीरियरली नोज पिकिंग की आदत रहती है कुछ लोगों को। वहाँ पे कैपिलरीज का एक जाल होता है, तो अगर वो बार बार वो नाक में अंगुली डालने की या खुजालने की आदत है आपको, या अचानक नहीं भी हो तो गर्मी में चले गए तो वो कैपिलरीज खुल जाती है, तो नाक से खून आ सकता है। दूसरा जो खून आने का कारण है, 40 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं या ये जिनमें ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, तो अचानक आपका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, तनाव, इन सब चीज़ों से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे भी नाक में खून आ सकता है। कभी कभी हम ब्लड थिनर ऐसी गोलियां लेती है हार्ट के कार्डियक पेशेंट के लिए कि एस्पिरिन जैसी या किसी ब्लड थिनर दवाएं लेती है, तो उस परिस्थिति में भी नाक से खून आ सकता है। या किडनी के पेशेंट जो डायलिसिस हो रहा है उससे भी खून आ सकता है। कई बार एस्पिरिन या डिस्प्रिन जैसी दवाओं से भी नाक में खून आ सकता है। तो या फिर नाक के अंदर तेज हड्डी जो टेढ़ी मेढ़ी है, शार्प है वो बिल्कुल, और अभी आपको इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया, उस परिस्थिति में भी नाक से
खून आ सकता है, पर उसमें दूसरे सिम्टम्स इन्फेक्शन के सिम्टम रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम जज करते हैं कि खून आने का कारण क्या है। और यदि जब भी नाक में खून आता है तो सिंपल सबसे बड़ी एडवाइस रहती है कि आप नाक को 5 मिनट के लिए पूरा ऐसा दबा के मुंह से सांस लेना है और सिटिंग करना, लेटाना नहीं, बैठना नहीं है। जी सर। और यदि बीपी के मरीज है तो तुरंत बीपी गोली दें। ऐसी गोली भी आती है जो जीभ के नीचे रखने से तुरंत बीपी कंट्रोल हो जाता है, तो वो एक कंडीशन है। और अगर जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, नाक बंद कर लें या नाक में रुई का कोया लगा ले और फिर उसको डॉक्टर को दिखा कर लें। तो कई बार तो डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने में अगर उनको लगता है कि लोकली खून आ रहा आगे से, तो उसमें केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा उस खून को बंद किया जा सकता है, या फिर और कोई जांच पर्टिकुलर करना पड़ती है अगर खून की या किसी भी प्रकार की, या नाक का सीटी स्कैन करना पड़ता है कि साइनस की डिसीज तो नहीं है। तो वो कारणों का पता लगा के पर उसका इलाज करते हैं खून। जी सर। सर हम देखते हैं नोज कंजेशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, स्टफ आ जाता है हमारे नोज में। सर उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे रिलीफ मिल सके? एक दो कंडीशन होती है, एक होती है नाक की एलर्जिक कंडीशंस। जी सर। दूसरी होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वजह से बॉडी में जो से आप हमारे सिस्टम, हर बॉडी के सिस्टम, नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनसे कंट्रोल होते हैं। तो नाक में भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और कभी कभी हम स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है या अल्कोहल का यूज़ हो रहा है या अन्य कुछ ड्रग्स का यूज़ हो रहा है, तो उस परिस्थिति में नाक में ये फीलिंग आने लगती है स्टफी। दूसरा है कि यदि हम क्लोज ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ खिड़कियाँ खुली नहीं होती है, एयर फ्रेश एयर का सर्कुलेशन नहीं होता है, और सोफ़ा पे भारी भरकम कवर रहते हैं या कारपेट लगा रहता है, या डस्टी एटमॉस्फेयर, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता, वैक्यूम क्लीनिंग नहीं होता, तो उस ऐसे इन्वायरमेंट में जो है वो उस इन्वायरमेंट में स्टफी फीलिंग आ सकती है। तो इन्फेक्शन से भी आ सकती है, नाक की एलर्जी से भी आ सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको वासोमोटर राइनाइटिस बोलते हैं उसमें भी आ सकती है। ये इन सब परिस्थितियों में आपको स्टफी फीलिंग आ सकती है, तो उसको फ्रेश एयर करना चाहिए, वैक्यूम क्लीनिंग करना चाहिए, और अप्रोप्रिएट नाक की अगर कोई डिसीज है तो उसका डायग्नोसिस करके इलाज करें। सर एलर्जीज हम देखते हैं डस्ट से होती है कि डस्ट कभी कभी सनशाइन से भी, और सर चीज़ों से एलर्जीज होती रहती है जो कभी कभी जेनेटिकली भी होती है और कभी बीच में भी हो जाती है। सर तो उस एलर्जी से सर कैसे बच सकते हैं? देखिए, नाक की एलर्जी मेनली यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि नाक की जो एलर्जी होती है, जो नाक के अंदर चीज़ें जाएगी, जो भी फॉरेन आर्टिकल फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल या जो भी ऐसी चीज़ जाएगी जिसमें नाक में अंदर जाने के बाद वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस जो अंदर जाती है उसको एंटीजन माना जाता है, और अंदर से बॉडी की रिएक्शन होती है, उसमें एंटीबॉडीज़ बनाती है बॉडी। ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ मिलती है तो फिर नाक में अंदर केमिकल रिलीज होते हैं, उन केमिकल के द्वारा नाक में कंजेशन हो जाना या स्नीजिंग होना या लिक्विड पानी आना, ये कंडीशन होती है। अब एलर्जी जैसे कि आप जानते हैं, या तो पेड़ पौधों के पराग कणों से हो सकती है, या फिर हमारे बिस्तर में मौजूद माइट्स होते हैं, जी सर, या डस्ट हाउस, हमारे हाउस में जैसे नॉर्मल कोर्स में आपको डस्ट नहीं दिखती है, परंतु आप जब भी कभी घर में सनलाइट आती है तो आपको दिखता है उस सनलाइट की जो किरण आती है उस किरण में आपको एकदम पूरा घर की डस्ट दिखती है। तो इसलिए घर के अंदर बिस्तरों को रेगुलर कड़क धूप में देना चाहिए। घर के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कई बार गीलेपन रहने से फंगल स्पोर्स होते हैं, उन फंगल स्पोर्स से आपने देखा होगा कि मई जून महीने में आपको नाक में, रेनी सीजन में आपको ये नाक की एलर्जी हो सकती है। तो ये गीलापन घर में नहीं रखना है, बिस्तर को गर्म धूप में देखना है। जो पराग पेड़ पौधों सुबह जो पराग पोलिनेशन का टाइम होता है सुबह 6 से 8 और शाम को 6 से 8, ऐसे दौरान आपकी खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद रही हैं, बगीचों में नहीं जाएं। आपके पास ऐसे कोई पेड़ पौधे हैं या गाजर घास हैं तो उनको हटाया चाहिए। या घर में कुत्ते बिल्ली कॉकरोच हो तो उनकी वजह से भी नाक की एलर्जी हो सकती है, विच इज़ वेरी कॉमन। तो हमको कुत्ते बिल्ली को घर में ऐसे लोगों को आपको हटाना पड़ेगा, एनिमल को, या फिर उस दूसरे रूम में या दूसरे एटमॉस्फेयर में रखें, क्योंकि आपके सेम रूम में जिसमें आप सोते हैं उसमें इस प्रकार के कोई भी फॉरेन आर्टिकल्स नहीं होना चाहिए। बिस्तरों को गर्म धूप रखना, रेगुलर वैक्यूम क्लीन करना या घर में इंसेक्टिसाइड दवाओं से स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। कारपेट का उपयोग नहीं होना चाहिए, कंबल का उपयोग नहीं होना चाहिए, भारी भरकम पर्दे वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को घर के अंदर प्लास्टिक मटेरियल जैसे ऐसे पर्दे काटने जरूरी है। सर हम देखते हैं कि स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे ट्रेन में कोई ट्रैवल कर रहा है और वो खराटे बजा के सो रहे हैं, सब परेशान हो जाते हैं। सर हम इसको कैसे कम कर सकते हैं स्नोरिंग का प्रॉब्लम को? स्नोरिंग मल्टीपल कंडीशन से होती है। नाक के अंदर आपकी पूरी हड्डी ब्लॉक है और नाक के अंदर टर्मिनेट एब्नॉर्मलिटीज है, तो अगर नाक से सांस नहीं जा रही तो आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, उससे आवाज़ प्रोड्यूस होगी, एक कंडीशन ही हो गई। दूसरी कंडीशन होती है थायराइड का कम फंक्शन करना, हाइपोथायराइडिज्म, तो उस कंडीशन में भी आपको खराटे या स्नोरिंग की आवाज़ हो सकती है। तीसरी कंडीशन होती है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में ये होता है कि नाक के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो है
जो टॉन्सिल और यूल के आसपास यूला और पैलेट रहते हैं और पिलर्स रहते हैं, वहाँ पे जो है एक जो फेरिंग्स के मसल हैं वो सब कोलेप्स होते हैं, अंदर लूज होते हैं, ढीले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो वो एकदम ढीले होकर रात को नींद के दौरान एकदम ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, तो जिसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है। उसमें बार बार मरीज रात को नींद में से उठता है, जगता है, दिन में ज़्यादा नींद आती है। ऐसे मरीजों को जो रात में सो नहीं पाते हैं बराबर, रात को नींद डिस्टर्ब होती है, तो ये एक कंडीशन ऐसी जिसमें हमको प्रॉपर डायग्नोस करके अगर अप्रोप्रिएट स्लीप एपनिया सिंड्रोम है तो उसके लिए एक सर्जरी होती है जिसमें टॉन्सिल और उसके आसपास के यूला और पैलेट को निकाला जाता है, जिसको यूलो पैलेटोप्लास्टी बोलते हैं, वो की जाती है। या कभी कभी सीपैप मशीन यूज़ की जाती है, और कभी कभी नाक की जब कंडीशन है तो उसको अपना ऑपरेट। कई बार बच्चों में या किसी में टॉन्सिल्स बहुत बढ़ जाते हैं और नाक के पीछे एडिनॉइड टॉन्सिल बढ़ता है, तो अगर वो टॉन्सिल और एडिनॉइड की सर्जरी हो जाती है उससे स्नोरिंग या खराटे बंद हो जाते हैं। सर, क्योंकि अब तो पॉल्यूशन है ही अर्थ में, तो हमें अपने बॉडी को उतना एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम पॉल्यूशन के साथ साथ तंदुरुस्त रह सके। तो सर, उसके लिए आप बताइए कि हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं पॉल्यूशन के साथ। गले के लिए जब स्नोरिंग के लिए खासकर मैं बताता हूँ तो उसमें आपको मसल्स को एक्टिव करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, रनिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, स्विमिंग, ये सब चीज़ें करोगे तो गले के जो मसल्स हैं वो काफ़ी आपके एक्टिव हो जाते हैं, तो रात को आपको उसकी जो प्रॉब्लम की सीवियरिटी है वो कम हो जाती है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ये एक ये हो जाता है। दूसरा, हमारा डाइट में न्यूट्रिशन के ग्रीन वेजिटेबल्स, वो फ्रूट्स, उनका रेगुलर सेवन, हरी सब्जियां कई लोग नहीं खाते हैं तो वो उसका रेगुलर यूज़ होना चाहिए। बॉडी को विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए, और हमको खाने का एक्सेस ईटिंग वगैरह, जैसे डायबिटीज़ जैसी कंडीशन नहीं हो, मोटापा जैसी कंडीशन नहीं हो, तो एक्सेस ईटिंग नहीं करें, हेल्दी फूड खाएँ, जंक फूड को अवॉइड करें। ये और थोड़ी बहुत जो भी बॉडी में रेगुलरली आप आधे घंटे पौन घंटे जो भी, चाहे गर्दन की, कमर की या घुटनों की एक्सरसाइज, जैसे घुटने की बीमारी होती है, बहुत कॉमन हो गई आजकल, तो उसके लिए आपको नी की एक्सरसाइज करना चाहिए इंस्टेड आप डायरेक्ट जाके एकदम सर्जरी के लिए जाए। तो आप एक्सरसाइज करो, घुटने में चोट लग गई कई बार, तो आपको उसको अगर एक्सरसाइज करके और प्रॉपर करेक्ट करते हैं तो कई बार हमको नी का ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता। तो जनरल ओवरऑल फिटनेस के लिए यही है कि प्रॉपर डाइट हो, हेल्दी डाइट हो, हेल्दी हैबिट्स हो, थोड़ा नॉलेज एक्वायर करें, पढ़ें। ये ऐसे लोग हैं जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उससे प्राप्त करें, और रीडिंग करने से आपको पड़ेगा कि हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ फिटनेस। अगर आपको स्पेसिफिक कमी है, जैसे महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसके लिए आयरन का लें। अगर आपको विटामिन डी का कमी है, जैसे सनलाइट एक्सपोजर नहीं रहता है तो विटामिन डी का ले करें। और B12, जो कि वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी ज़्यादा होती है जिससे वीकनेस और थकान हो सकती है, तो वो उसमें B12 के सप्लीमेंट्स डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए। तो आज आप समझ सकते हैं कैसे ईयर, नोज़ और थ्रोट की चीज़ें हैं, वो हम डॉक्टर से चर्चा की और जाने की क्या क्या टिप्स है, क्या क्या हमें चीज़ें अपने जीवन शैली में लाना चाहिए। और भी ऐसी चीज़ों आपके हेल्थ केयर से लेकर के आपके हेल्थ टिप्स से लेकर के देखने के लिए आप देखते रहिए हेल्थ गुरु, और भी ताज़ा तरीन खबरें और हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए देखते रहिए MP न्यूज़ TV। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।